नमस्कार मित्रों, मेरे कथा निधि चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ मालती जोशी जी की लिखित एक कहानी जिसका शीर्षक है कवच। विनय कमरे में बैठा हुआ शून्य दृष्टि से छत की कड़ियां गिन रहा था। बड़ी मुद्दत के बाद उसे यह एकांत नसीब हुआ था, नहीं तो सारा घर जैसे कोलाहल में डूब गया था। जाने कहां कहां के अनदेखे अनजाने रिश्तेदार जुट आए थे जो एक पल को भी उसे अकेला नहीं छोड़ते थे। भाभी और चाची और बुआओं के हुजूम से वो तंग आ गया था। चाचा और ताऊ लोगों के नामों में अक्सर गड़बड़ हो जाती थी और उसे लज्जित होना पड़ता था। इन सब से निजात पाने के लिए वह चुपके से रोज शाम को हवाखोरी के लिए निकल जाता था, पर कल से इस पर भी बंदिश लग गई थी। हल्दी जो चढ़ गई थी, अब तो कमरे की उमस भरी कैद पर उसकी नियति थी। यो घर में घूमने फिरने की उसे पूरी आजादी थी, पर उसका ही मन नहीं होता था। इतने सारे अनजान चेहरे, इतनी सारी घूरती आंखें वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता था। वह अक्सर यही सोचता था कि ये सब लोग तब कहाँ थे जब जिंदगी के कटीले पथ पर उसके और माँ के पांव लहू लुहान हो रहे थे। अचानक किसी अज्ञात कोने से टिड्डी दल की तरह उतर आए ये लोग उसे जरा भी अपने नहीं लग रहे थे। वह किसी से भी घुल मिल नहीं पा रहा था और लोगों ने इसे शहरी अहंकार की संज्ञा दे दी थी। पर वह क्या करे, यहाँ आकर जैसे वह हंसना बोलना ही भूल गया था। प्यास के मारे गले में कांटे से उगाए थे। सुराही का पानी कब से खत्म हो चुका था। उसने आवाज दी, सुम्मी एक गिलास पानी तो दे जाना। आवाज देते ही देते उसने जीभ काट ली। माँ सुनेंगी तो जरूर नाराज होंगी। घर में इतने लड़कियां हैं, फिर सुम्मी की गुहार लगती है तो वे बुरा मान जाती है। उसने कोई और नाम याद करने की चेष्टा की, पर उसकी व्यर्थता पर खुद ही झेप कर रह गया। इस नक्कार खाने में उसकी तूती सुनेगा ही कौन। रोज की तरह आंखें आंगन में जुड़ाई थी और ढोलक शुरू हो गई थी। उधर भट्टी के पास ताई जी हलवाई से उलझ रही थी। बिजली की फिटिंग करने वाले छत पर गला फाड़ कर चिल्ला रहे थे। इन सबको लांगता बच्चों का शोर, उफ, लगता था कि कान ही फट जाएंगे। पानी की तलब इतनी तीव्र थी कि वह खुद ही नीचे उतर आया। पास आने पर वे गीतों के शब्द उसके कानों में स्पष्ट रूप से टकराने लगे। औरतें बड़े मनोयोग से गीत गा रही थी। रतन भतैया अपने साथ गाड़ियां भर भर के हीरा मोती, सोना चांदी और रेशम के थान लाया है। सास और जिठानी के सामने उन सब का प्रदर्शन करते हुए बहन गर्व से फूल उठी है। विनय ने सोचा, ऐसी उटपटांग कल्पना करती रहती ये लोग, तभी तो इनका मन नहीं भरता। उसे सुबह वाला प्रसंग याद आ गया। छोटी सी आय में परिवार की गाड़ी मुश्किल से खींचने वाले उसके दोनों मामा सुबह आए थे। अपनी शक्ति से बेचारे बहुत ज्यादा लाए थे, फिर भी सबके मुंह फूल गए थे। भीतर शायद तीखी आलोचना भी हुई थी, क्योंकि माँ की आंखों में रुलाई के लाल डोरे स्पष्ट झलक रहे थे। कितनी बार रोएंगी माँ मेरी शादी में। सच पहले से पता होता तो कभी इस झमेले में न पड़ता। उसने तो माँ की खुशी के लिए अपने आदर्शों को, अपनी इच्छाओं की बलि दे दी है, पर माँ को एक बार भी तो प्रफुल्लित नहीं देख पाया। अरे अरे, यह क्या हो रहा है। बाई जी के कड़कदार आवाज से वह सहम गया। एक हाथ में गिलास और दूसरे में लोटा लिए पत्थर की मूर्ति सा खड़ा हो गया। ताई जी अपनी भारी भरकम देह समेटते उसके पास आई। अपने हाथ से उसका गिलास भरती हुई उसी रोबदार आवाज में चिल्लाए, ये लड़कियां कहाँ मर गई सब। एक गिलास पानी ऊपर नहीं पहुंचा सकती। बेचारा लड़का खुद नीचे उतर आया है। उनकी इस डांट के फलस्वरूप यहाँ वहां से कई सहमे सहमे चेहरे झांकने लगे थे। ढोलक के गीत भी क्षण पर को थम गए थे। इस अप्रत्याशित रसभंग का निमित्त अपने को जानकर विनय को बहुत संकोच हो आया। वह उल्टे पैरों अपने कमरे में लौट आया और पूर्ववत बिस्तर पर लेटकर छत की कड़ियां गिनने लगा। पर इस बार यह एकांत अधिक देर तक नहीं चला। लड़कियों की पूरी फौज कमरे में घुस आई थी। किसी के हाथ में शरबत तो किसी के हाथ में ताजी भरी सुराही थी। कोई बुआजी के डब्बे में से 2 लगे लगाए पान चुरा लाई थी तो कोई मिठाई और नमकीन की प्लेट लगा लाई थी। फिर मनोहारों का दौर शुरू हुआ। विनय तो अचकचा गया। यह सब किसी न किसी रिश्ते में उसकी बहनें लगती थी, पर सबके नाम तक उसे मालूम नहीं थे। उसने ताई जी की बड़ी लड़की को ही लक्ष्य करके कहा, क्या बात है, तुम लोग बहुत ज्यादा मक्खनबाजी कर रहे हो। उसने यूं ही एक बात कह दी थी, पर लड़कियों के चेहरे उत्तेजना से तमतमा उठे। क्षण भर कुछ कानाफूस हुई। फिर स्मिता ने, जो सबकी लीडर बनी हुई थी, कहा, मक्खनबाजी की कोई बात नहीं है दादा भाई। नाश्ता तो आपके लिए स्पेशली भेजा गया है, पर आप करना चाहे तो एक काम कर सकते हैं। वो क्या। हम सब लोग आपकी बारात में चलना चाहती है। आप अम्मा से और बाबूजी से हमारी सिफारिश कर दीजिए ना प्लीज। बात तो सिर्फ स्मिता ने की थी, पर उसका यह प्लीज जैसे सब लड़कियों की आंखों में उतर आया था।
वे सब बड़ी बेसब्री से और आशा से उसे देख रही थी, और सुम्मी भी। उसे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम सुम्मी ने अपने को एडजस्ट कर लिया है। वह इतनी सारी सहेलियां पाकर प्रसन्न है, सबके साथ घुल मिल गई है। सुनो, उसने गंभीरता ओढ़कर कहा। कहिए। 2 दर्जन उत्सुक आंखें उस पर टक गई। तुम लोगों की सिफारिश तो मैं बाद में करूंगा, पहले ये तो पता चले कि बारात में मुझे भी जाना है या नहीं। मेरी भी सिफारिश कर दो ना प्लीज। धत, लड़कियों ने कहा और सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। सुम्मी भी। बहुत दिनों बाद विनय भी खुलकर हंस सका था, इसलिए काफी हल्का अनुभव कर रहा था। पर जैसे वह खिलखिलाता चहकता जुलूस सीढ़ियां उतर गया, उदासी फिर उस पर हावी हो उठी। मजाक में ही कही उसने बात, एकदम गलत तो नहीं थी। उसकी अपनी शादी हो रही थी, पर अधिकार तो अब तो सारे ताऊजी के हाथ में थे। जैसा वो चाहेंगे वही तो होना था। सचमुच अगर कुमकुम पत्रिकाओं में वर के स्थान पर उसका नाम न छपा होता तो उसे कभी विश्वास ही ना होता कि ये सारा आयोजन उसी के विवाह के उपलक्ष्य में हो रहे हैं। वह कहीं से भी अपने को इस उत्सव से जोड़ नहीं पा रहा है। लगता है जैसे वह तो मोहरा मात्र है, चाले तो सब ताऊजी को ही चलनी है। यौवन में पदार्पण करते ही वह भी शादी के सपने देखने लगा था, पर जैसे वह किसी दूसरे का जन्म की बात हो गई है। यहाँ परंपराओं से घिरा बैठा विनय जैसे यह सब सोच भी नहीं सकता था। एमकॉम के फर्स्ट डिवीजन में पास किया था उसने। 3 महीने बाद ही उसने स्टेट बैंक में अच्छी से नौकरी भी पा ली। उसी दिन से वह कल्पना का जाल सा बनने लगा। सबसे पहले तो वह माँ को नौकरी छुड़वा देगा। बहुत कष्ट उठाए हैं उन्होंने उसके लिए। उसके बाद धूमधाम से सुम्मी की शादी होगी। उसके बाद अपनी शादी की बात तो, पर पहले घर की शक्ल भी तो देनी थी। वहाँ था ही क्या, 4 टूटे फूटे बर्तन और पुरानी सी 4 पाइयां। ढंग की 2 कुर्सियां भी तो नहीं थी। पहले वह घर को सुव्यवस्थित करेगा, बाद में शादी की सोचेगा, और वह भी ऐसी वैसे नहीं, एकदम आदर्शवादी शादी। पर सारी योजना धरी की धरी रह गई। एक दिन अचानक ही ताऊजी आ धमके। आते ही उन्होंने फरमान जारी किया, अमुक अमुक जगह बात पक्की कर आया हूँ, चाहो तो लड़की देख आओ। वे तो सन्न रह गया। किसी तरह साहस बटोर कर उसने कहना चाहा, ताऊजी मैं चाहता था पहले सुम्मी के। हाँ, सुम्मी की भी करेंगे, हमें भी फिक्र है, पर हाथ में कुछ हो तो सही पहले। मतलब ये लोग 20,000 दे रहे हैं। ताऊजी मतलब आप दहेज ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं, दुनिया ले रही है। लेकिन ताऊजी मेरे आदर्श कुछ और है। देखो बेटे, आदर्शों की बात भाषण में अच्छी लगती है, शादी ब्याह करते समय तो दुनियादारी से ही काम लेना पड़ता है। अच्छा बताओ, लोगे नहीं तो दोगे कहाँ से? मैं अपने बलबूते पर जोड़ लूंगा। और तब तक क्या लड़की घर में बैठी रहेगी? ताऊजी का पारा चढ़ गया था। फिर एकदम पैंतरा बदल कर बोले, वैसे तुम्हारी मर्जी है, तुम अपनी राह चलना चाहोगे तो अच्छा ही है, मुझे जिम्मेदारियों से मुक्ति मिल जाएगी। आगे से तुम लोगों की किसी बात में दखल नहीं दूंगा, पर कल को यह लांछन मत देना कि घर वालों ने बात तक नहीं पूछी। और बस माँ एकदम डर गई। लगा कि सचमुच घर के बड़े बूढ़े हाथ खींच लेंगे तो कल को बच्चों के लिए रिश्ता कौन लाएगा। विनय के सारे तर्क माँ के इस भय के आगे परास्त हो गए। माँ की खुशी को उसने हमेशा सर्वोपरि माना है। उन्हीं के लिए पिता के पुश्तैनी घर से शादी करने के लिए भी उसे राजी होना पड़ा था। अब कितना पछता रहा है विनय। विनय तुम्हारे कितने दोस्त आ रहे हैं? मेरे? हैरान था विनय, इस बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। मेरा मतलब है यहाँ आएंगे या वहीं मेरठ पहुंच जाएंगे। ताऊजी ने अपनी बात स्पष्ट की। यहीं आ गए तब भी कोई हर्ज नहीं है बड़े भैया, चाचा जी बोले। ठाकुर साहब की जीप तो चल ही रही है, विनय और उसके दोस्त उसमें चल चलेंगे, बाकी लोगों के लिए बसें हैं ही। बसें? कितनी बसें चल रही है? 2 बसों का क्या होगा चाचा जी? अरे यह कहो 2 बसों से क्या होगा, समझे? देखो बेटे, ताऊजी समझाते हुए बोले, जिंदगी भर दूसरे की बारात में जाते रहे हैं, सबको बुलाने का मौका तो अब मिला है। बिट्टू की शादी तक पता नहीं हम रहे कि ना रहे। विनय समझ गया, बिट्टू अपनी 5 बहनों के बाद इस धरती पर अवतीर्ण हुए हैं। इसी का खमियाजा विनय की ससुराल वाले को भुगतना पड़ रहा है। उन नितांत अपरिचित लोगों के लिए उसका मन करुणा से भर उठा। दलपत मिश्र के यहाँ से कोई गया कि नहीं? ताऊजी ने पूछा। मैं गया था, बिट्टू ने बताया। कह रहे थे कि आएंगे तो 4-5 चेलों को भी साथ लाएंगे। लाने दो, क्या फर्क पड़ता है। ये दलपत मिश्र कौन है? विनय ने भोलेपन से पूछा। रौनक है मोहल्ले की। एक बैठक में पूरी 5 किलो मिठाई डकार जाता है, पूरी कचौड़ी अलग। चेले के साथ हो तो फिर कहना ही क्या। मेरठ वाले भी याद करेंगे कि कोई बारात आई थी।
एक बार फिर उसका मन मेरठ वालों के लिए पसीज उठा। एक तो गाने वाली पार्टी साथ होती तो मजा आ जाता, किसी ने हसरत जाहिर की। अरे अब उसका रिवाज कहाँ रहा, अब तो बैंड चले हैं, एक से एक शानदार बैंड। अपना जो बैंड तय हुआ है ना, चाचा जी ने गर्व के साथ सूचना दी, 500 रुपया फी घंटा के हिसाब से तय हुआ है। पूरे 60 आदमी होंगे। मास्टर बोला कि जरी की वर्दी का चार्ज अलग होगा। मैंने कहा कोई परवाह नहीं, हर पर शो जमना चाहिए। उपस्थित सभी लोगों ने चाचा जी की सूझबूझ की दाद दी और दूसरे मसलों पर चर्चा शुरू हो गई। पर विनय का दिल बैठने लगा। दो दो बसें, एक जीप, इतना महंगा बैंड, आतिशबाजी कहाँ से आएगा? इतना खर्च करेगा कौन? क्या उन्हें 20,000 रुपए की होली जलाई जा रही है? वह इस दहेज के सख्त खिलाफ था, पर उसने चाहा कि जब लिए ही है तो उन्हें सुम्मी के लिए फिक्स डिपॉजिट में रख दे। पर लगन के बाद से भी रुपए देखने को ही नहीं मिले थे। उसमें कुछ पूछने का साहस भी नहीं था। वैसे भी माँ ने कसम दे दी थी कि उन पैसों की चर्चा भी न चलाना। माँ बेचारी खुद चक्रव्यूह में फंस गई थी। बेटे की शादी को लेकर उन्होंने कई सपने संजोए थे। अपनी कल्पना में बहू को तरह तरह से सजाया संवारा था, पर अपने मन से करने का साहस उनमें नहीं था। अपनी संचित सारी पूंजी उन्होंने ताऊजी के चरणों में डाल दी थी। बहुत बड़ी रकम नहीं थी वह, पर बहू के लिए काफी थी। पर चढ़ाव के लिए जैसे जेवर और कपड़े रखे जा रहे थे, उन्हें देखकर मन खट्टा हो गया था। वे खून के आंसू पीकर रह गई थी। ये जो व्यर्थ की तामझाम हो रही थी, उसका 10वां हिस्सा भी अगर बहू के काम आता। विनय, क्या तय किया तुमने? फ्रिज लोगे या स्कूटर? जी? बड़ी दीदी के प्रश्न पर विनय चौंक गया। वह कुछ कहे इसके पहले ही छोटी दीदी बोली, फ्रिज तो बाद में भी खरीदा जा सकता है, तुम तो स्कूटर ले लेना, घूमने घामने के काम आएगा। लेकिन देखना, वेस्पा या लैम्ब्रेटा ही लेना, नहीं तो कोई भी सड़ा गला मॉडल पकड़ा देंगे। लेकिन दीदी, बड़े मुश्किल से उसे बोलने का अवसर मिल पाया। अब कुछ भी गुंजाइश कहाँ है? ऑलरेडी हम लोग इतना ले चुके हैं। वाह रे मेरे छुपे रुस्तम, बड़े जीजा ने पीठ पर थौल जमाते हुए कहा, अभी से इतने हमदर्दी होने लगी? घबरा मत यार, छोटे जीजे ने चिकोटी ली, जाते ही थोड़े मांग बैठेंगे, पहले अता पता लगाएंगे। उनकी और भी तो ब्याहता लड़कियां हैं। ये तो मांग चुके, मुंह सीकर बैठ जाएंगे। छोटी दीदी ने शंका प्रकट की। लीव इट टू मी, सब संभालूंगा। छोटे जीजा ने सबको आश्वस्त कर दिया। अपने तो पहले से एजेंट लगे हुए, पहले ही आगाह कर दिया है कि पंडितों की बारात समझकर सूखा मत टरका देना, चकाचक होना चाहिए। क्या विनय, कभी कभार थोड़ा शौक तो फरमाते हो ना? जीजा ने आंख दबा दी एक। कैसा शौक? अरे यह क्या शौक फरमाएगा, बड़ी दीदी बोली, चाय पीना तक तो इसने कॉलेज जाकर सीखा है। चाची ने दोनों बच्चों को बहुत सख्त ट्रेनिंग दी है, तभी तो इतने लायक निकले हैं। अपनी यह प्रशंसा भी विनय को पुलकित नहीं कर सकी, बल्कि उसे तो यह सब सुन सुनकर घबराहट से होने लगी। आखिर इन लोगों का इरादा क्या है? आखिर कितना नीचे उतरेंगे हम लोग? कल रात बिट्टू के ने दोस्तों के साथ बैठकर कन्या पक्ष की लड़कियों को तंग करने की ऐसी शर्मनाक योजना बनाई थी कि विनय गुस्से से तिलमिला गया था। पर किसी ने उसके गुस्से का समर्थन नहीं किया था, बल्कि मखौल ही उड़ाया था कि अभी से उधर का पक्ष लेने लगा है। ढेर सारा आक्रोश मन में लेकर वह इस विवाह के लिए खड़ा हुआ था। उन अपरिचित लोगों के प्रति एक अनाम रोष, उस अनदेखी लड़की के प्रति एक अव्यक्त खींच उसके हृदय में बैठ गई थी। इसी कारण उसने न उन लोगों से कभी बात की, न अपनी भावी वधू को देखने की इच्छा ही प्रकट की। माँ से साफ कह दिया था, जब ताऊजी के वचनों की रक्षा करनी है, तब देखने न देखने से क्या फर्क पड़ता है। बिना किसी उमंग के उसने छुट्टी के लिए अर्जी दी थी, बिना किसी उत्साह के यहाँ चला आया था और बड़े ही निर्लिप्त भाव से सारी रस्में करता जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे बारात की तैयारी शुरू हो गई थी, उसे लगने लगा था जैसे वे लोग दल बांधकर किसी गढ़ को जीतने जा रहे हैं। शत्रु पक्ष को नीचा दिखाने के सारे गुर जैसे सेना को रटाए जा रहे थे। और इस बीच अनजाने अनचाहे उसकी सहानुभूति उस दूसरे पक्ष के साथ होती जा रही थी। बारात चलने को बिल्कुल तैयार खड़ी थी। ढेर सारे रस्मों रिवाजों को निपटाते निपटाते विनय तंग आ चुका था। इन सारे ढकोसलों से, अपनी कार्टूनी पोशाक से उसे उबकाई सी आने लगी थी। सोच रहा था कब ओके का सिग्नल मिले और वह बाहर जाकर खुले में सांस ले। चलने की बेला हुई तो पैर छूने का दौर शुरू हुआ। औरतों की इस भीड़ में चाची, ताई, बुआ, दीदी आदि के पैर पड़ता हुआ वह माँ को खोजने लगा, पर उस अपार भीड़ में वह कहीं नहीं थी।
माँ कहाँ है? सुम्मी से टकराते ही उसने धीरे से पूछा। सुम्मी ने भीतर आंगन की ओर इशारा कर दिया। उस भीड़ को चीरता हुआ विनय तीर की तरह अंदर चला आया। आंगन में तुलसी के चौरे के पास चुपचाप खड़ी माँ निःशब्द रो रही थी। जब जब गांव किसी की शादी में आना पड़ा है, माँ को इसी तरह उदास, उपेक्षित और निराभरण देखा है। शहर में रहती है तो नौकरी के बहाने कुछ पहन ओढ़ भी लेती हैं, पर यहाँ आते ही एक जबरदस्ती का वैराग्य जैसे उन पर लाद दिया जाता है। हर शादी में आज तक यही होता आया है। पर क्या अपने बेटे की शादी में भी माँ ऐसे ही अनावृत रहेंगी? माँ के प्रति ममता से उसका मन भर आया। उनके पैर छूने की बजाय उसने उन्हें अंक में भर लिया। वह जान गया था कि इस समय माँ को सांत्वना की आवश्यकता है, श्रद्धा की नहीं। अरे विनय, कहाँ रह गया तू? पंडित जी उधर जल्दी मचा रहे हैं ना। झमझम करती बुआ आई तो माँ बेटे दोनों छिटक कर खड़े हो गए। पीछे पीछे अक्षत रोली का थाल लिए ताई जी भी चली आई। बोली तो कुछ नहीं, पर उनकी कठोर मुख मुद्रा पर शिकायत साफ झलक रही थी। वह सजी धजी आकृतियां और वह रोली का थाल, विनय को पता नहीं एकदम क्या सूझे। उसने एकाएक वह थाल माँ के आगे करते हुए कहा, मेरा टीका करो माँ। माँ विस्फारित नेत्रों से उसे देखते रह गई। ऐसे क्यों देख रही हो माँ? जब भी परीक्षा के लिए या इंटरव्यू के लिए घर से चला हूँ, तुमने आशीर्वाद दिया है। आज तो जीवन की सबसे बड़ी कठिन परीक्षा देने जा रहा हूँ। आज आशीर्वाद नहीं दोगी माँ? माँ पत्थर की मूर्ति से निश्चल खड़ी रही। उनके आंसू भी जैसे पलकों पर ही जमकर रह गए। बुआ एकदम अधीर हो उठी। थाल लेने की चेष्टा करती बोली, समझता तो कुछ है नहीं, बस जद किए जाएगा। बाहर चल जल्दी, भैया नाराज हो रहे हैं। पर आरती का थाल उनके हाथ में न आ सका। विनय उसे बहुत दृढ़ता से पकड़े हुए था। उससे भी दृढ़, उससे भी सख्त स्वर में उसने कहा, बुआ जी, मैं बच्चा नहीं हूँ, सब समझता हूँ, पर आप भी इतना जान लीजिए कि माँ से अधिक मंगल में मेरे लिए कुछ नहीं है। यदि उनके किए मेरा अकल्याण होता है तो फिर मेरा कल्याण संसार की कोई भी शक्ति नहीं कर सकती। सिर्फ कहकर ही उसने संतोष नहीं किया। उसने माँ की उंगली पकड़कर रोली में डुबोई और माथे से छुआ ली। फिर उनके पैर छूता हुआ सर्र से बाहर निकल गया। वह जानता था कि उसके जाते ही माँ भरभरा कर रो पड़ेंगी, पर उसने चिंता नहीं की। वह समझ गया था कि घर भर की आंखें उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही हैं, पर उसने परवाह नहीं की। वह उसी तरह सिर उठाए बाहर आया और सजी सजाई जीप में तन कर बैठ गया। अब न उसे ताऊ जी का डर था, न ताई जी का। एकाएक जैसे इसमें शक्ति का संचार हो गया था। उसने सोच लिया था कि अब अगर कोई बाराती वहां उटपटांग हरकतें करेगा तो वह सख्ती से डपट देगा। बिट्टू की कोई बदतमीजी वह बर्दाश्त नहीं करेगा। ताऊ जी या जीजा लोग लेन देन पर चकचक करेंगे तो वह पत्थर की तरह अड़ जाएगा। पता नहीं क्यों उसे विश्वास हो गया था कि वह अकेले इन सब से लोहा ले सकता है। माँ के मंगल में आशीर्वाद का कवच जो था उसके पास। तो मित्रों, यहाँ हमारी कहानी कवच संपूर्ण होती है। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।